वह मेरी शादी के बाद की पहली बारिश वाली रात थी। सुबह से ही मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने सोच रखा था कि शाम को आदित्य आएंगे तो हम दोनों छत वाले कमरे में बैठकर चाय और गर्म पकोड़े खाएंगे। उन्हें बारिश और पकोड़े दोनों बहुत पसंद थे। मैं सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। बार बार खिड़की से बाहर बारिश देखती और मन ही मन मुस्कुराती रहती। लेकिन शाम होते होते मौसम इतना खराब हो गया कि सब कुछ बदल गया। आसमान में काले बादल इस तरह छा गए जैसे रात समय से पहले उतर आई हो। तेज हवा चल रही थी और बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी आदित्य का फोन आया। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद हो चुके हैं और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, इसलिए वे आज रात घर नहीं आ पाएंगे। उनकी बात सुनते ही मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन फ़ोन कटते ही पूरा घर मुझे खाली खाली लगने लगा। मैं नीचे गई और पापा जी को आदित्य की बात बता दी। उन्होंने आराम से कहा कि मौसम ठीक होते ही सुबह तक आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा अगर ऊपर अकेले डर लगे तो नीचे आ जाना। उनकी बात सुनकर मैं वापस ऊपर अपने कमरे में चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात घर का माहौल मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऊपर वाला कमरा घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था, इसलिए हर आवाज़ और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। कभी खिड़की आवाज़ से ज़ोर से हिलती तो कभी ऐसा लगता जैसे छत पर कोई चल रहा हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। बाहर बिजली इतनी ज़ोर से चमक रही थी कि हर बार कुछ पल के लिए पूरा कमरा उजाले से भर जाता, फिर तुरंत अंधेरा हो जाता। मुझे बचपन से ही बिजली की गरज से बहुत डर लगता था, और उस रात तो डर जैसे दिल में उतरता जा रहा था। मैं कई बार खुद को समझाती कि ये सिर्फ मौसम है, लेकिन फिर अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। करीब रात के 1:30 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अब सिर्फ बाहर हो रही बारिश की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन उसकी बैटरी बहुत कम थी। मैं बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन ऊपर अकेले रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर मैंने सोचा कि नीचे जाकर अपनी ननद कृतिका के कमरे में सो जाती हूँ। कृतिका शादी के बाद से ही मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। वह बहुत कम बोलती थी, हमेशा अपने कमरे में रहती थी, न किसी से ज़्यादा हंसना न बातें करना। पहले मुझे लगा शायद उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन कई बार उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता था। मैंने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नीचे हॉल में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। बारिश की वजह से खिड़कियां बार बार हिल रही थी और हर आवाज़ मेरे डर को बढ़ा रही थी। जैसे ही मैं कृतिका के कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर के से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। फिर मैंने खुद को संभाला और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही मैं एकदम रुक गई। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। कृतिका कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था और पापा जी उसके सामने खड़े उसे लगातार शांत रहने के लिए कह रहे थे। मुझे देखते ही दोनों एकदम चौंक गए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि बाहर की बारिश की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई। पापा जी ने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, अरे बेटा, तुम यहाँ इस समय। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि कृतिका का चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। उसने तुरंत नजरें झुका ली और अपने हाथों को पीछे छुपा लिया। तभी मेरी नज़र उसके कांपते हाथों पर गई। मेरे मन में अचानक बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन माहौल इतना अजीब था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पापा जी ने सामान्य आवाज में कहा, कृतिका बिजली की आवाज़ से डर गई थी, इसलिए मैं इसे देखने आ गया। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। कृतिका लगातार नीचे देख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। तभी बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी पल मैंने देखा कि कृतिका डर के मारे हल्का सा पीछे हट गई। उस छोटे से पल ने मेरे मन में और भी बेचैनी भर दी। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ जैसे राहत भी थी। उसने तुरंत धीरे से सिर हिला दिया। पापा जी कुछ पल तक हमें देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम दोनों आराम करो, और वे कमरे से बाहर चले गए। लेकिन उनके जाते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। कृतिका जल्दी से आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कुछ सेकंड तक वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं भाभी, आप ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। मैंने धीरे से कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी चुप रही। तभी बाहर से फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एकदम चुप हो गए। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गई। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। अगले ही पल दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे से हिला। कृतिका डर के मारे तुरंत मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, भाभी,
प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। उसी पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कुछ ऐसा ज़रूर छिपा है, जिसके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने कृतिका की तरफ देखा, उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वह लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि बाहर कौन खड़ा है। मेरा दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बाहर बारिश और बिजली की आवाज़ के बीच कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा छाया रहा। फिर दोबारा दरवाजे का हैंडल धीरे से हिला, इस बार थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से। कृतिका ने डर के मारे मेरी बाँह पकड़ ली। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। बाहर से पापा जी की आवाज़ आई, कृतिका दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनमें एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। कृतिका ने तुरंत सिर ना में हिला दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, भाभी प्लीज़ कुछ मत बोलना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने धीरे से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी बाहर से फिर आवाज़ आई, कृतिका मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जोर से कहा, पापा जी कृतिका की तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने की कोशिश कर रही है। आप भी जाकर आराम कर लीजिए। कुछ सेकंड तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ दूर चली गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब डर और बढ़ चुका था। मैंने रात की सांस ली और कृतिका की तरफ देखा। वह अब भी काँप रही थी। मैंने उसे पानी दिया, लेकिन उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि गिलास ठीक से पकड़ा भी नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम इतनी डरती हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, भाभी कुछ बातें अगर समय पर समझ न आए तो जिंदगी बदल जाती है। उसकी बात सुनकर मैं और उलझ गई। मैंने कहा, साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है? लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोली, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बस आप आज रात मेरे साथ रही है। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर पाई। मैं उसके पास बैठ गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और कमरे में जल रही मोमबत्ती बार बार बुझने जैसी हो रही थी। मैं बार-बार कृतिका को देख रही थी। अब मुझे उसकी हर पुरानी बात याद आने लगी थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तब मैंने सोचा था कि कृतिका थोड़ा घमंडी स्वभाव की है, क्योंकि वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि बात कुछ और है। कई बार मैंने उसे अकेले बैठे रोते देखा था। कई बार वह किसी की आवाज़ सुनकर अचानक चुप हो जाती थी। पापा जी हमेशा उसके आगे-पीछे घूमते रहते थे। उसकी पसंद का खाना लाना, उसके कमरे में बार-बार जाना, उसकी हर छोटी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना। पहले मुझे ये सब एक पिता का प्यार लगता था, लेकिन अब हर बात अजीब लगने लगी थी। तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और कृतिका वहीं बैठी थी। तभी पापा जी उसके लिए फल लेकर आए। वह खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। कृतिका बार-बार मना कर रही थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसे खाने के लिए कह रहे थे। उस समय मुझे लगा था कि वह बस अपनी बेटी को ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आज वह दृश्य याद आते ही मेरे मन में अजीब डर भर गया। मैं सोच ही रही थी कि तभी अचानक बाहर फिर से किसी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ बिल्कुल कमरे के बाहर से आई थी। मैं और कृतिका दोनों एकदम चौंक गए। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अभी कुछ देर पहले वहीं खड़ा था। मैं वापस मुड़ी तो देखा कृतिका की आंखों में फिर वही डर था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाभी आप ऊपर चली जाइए, मैं ठीक हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि बात सिर्फ डर की नहीं है। इस घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो कृतिका को अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी बात बिना बोले भी समझ रहा है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन हम दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। करीब 3 बजे के बाद के आसपास कृतिका शायद थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन मैं अब भी जाग रही थी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर फिर किसी के कदमों की आवाज़ आ रही हो। इस बार कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। मैं बिना आवाज़ किए उठी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई। बाहर हल्का अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दिया कि कोई दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर मेरी सांस अटक गई, क्योंकि बाहर खड़े इंसान की आंखें सीधे कमरे के अंदर झाँक रही थी। और वह कोई और नहीं बल्कि पापा जी थे। बिजली की तेज चमक के साथ जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर पापा जी को खड़े ही देखा, मेरी सांस अटक गई। उनका चेहरा अंधेरे में बहुत अजीब लग रहा था। वह बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं अंदर जाग रही हूँ। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। कृतिका अब भी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थी। शायद वह भी समझ गई थी कि बाहर कौन है। उसने डर के मारे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना भाभी, दरवाज़ा मत खोलना।
उसकी आवाज़ में ऐसा डर था जिसने मेरे मन को पूरी तरह हिला दिया। अब मुझे यकीन होने लगा था कि बात सिर्फ एक रात की नहीं है, बहुत समय से कुछ ऐसा चल रहा है जिसने कृतिका की ज़िंदगी बदल दी है। बाहर कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ दूर चली गई, लेकिन मेरे मन का डर वहीं रह गया। मैं वापस उसके पास बैठ गई और इस बार मैंने साफ शब्दों में कहा, कृतिका, अब तुम मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है? मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाने वाले। कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, जैसे वह बहुत समय से अपने अंदर सब दबाकर बैठी हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी, अगर मैं आपको सब सच बता दूं तो शायद इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच्चाई जैसा भी हो उसे छुपाकर जीना और ज्यादा मुश्किल होता है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल तक चुप रही, मुझे देखती रही और फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी माँ के जाने के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले वह बहुत खुश रहती थी, लेकिन समय के साथ उसने खुद को सबसे दूर कर लिया, क्योंकि उसे हमेशा घर में एक अजीब डर महसूस होता था। उसने कहा कि शुरू-शुरू में उसे लगता था कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन धीरे-धीरे उसे समझ आने लगा कि कुछ बातें सामान्य नहीं है। पापा जी हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करते थे, उसकी हर छोटी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखते थे। अगर वह किसी रिश्तेदार के घर जाने की बात करती, तो उन्हें पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि कई बार वह बिना वजह उसके कमरे तक आ जाते थे। मैंने बीच में पूछा, लेकिन तुमने कभी आदित्य को कुछ नहीं बताया? उसने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, मुझे डर था कि अगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो मैं पूरी तरह अकेली पड़ जाऊंगी। वह रोते हुए बोली, भाभी, कई बार इंसान डर से ज़्यादा लोगों की सोच से टूट जाता है। मैं उसकी बात सुन रही थी और मेरे सामने पिछले 1 साल की हर छोटी बात घूम रही थी। मुझे याद आया कैसे कृतिका हमेशा पापा जी के सामने चुप हो जाती थी, कैसे वह उनके आते ही कमरे से निकल जाती थी, कैसे उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब घबराहट रहती थी। लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कृतिका ने आगे कहा, माँ के जाने के बाद मैंने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर दिन मुझे यही लगता था कि मैं इस घर में कैद हूँ। उसने कहा कि उसने घर छोड़कर जाने का भी सोचा था, लेकिन अकेले बाहर की दुनिया में वह और भी ज़्यादा डरती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बस चुप रहना सीख गई थी, क्योंकि मुझे लगा शायद यही मेरी किस्मत है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी इंसान की खामोशी के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा हो सकता है। बाहर अब बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल और भारी हो गया था। तभी अचानक हमें नीचे हॉल में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं और कृतिका दोनों एकदम चौंक गए। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोली, मत जाइए। लेकिन अब मेरे मन में भी डर के साथ गुस्सा पैदा हो चुका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झाँका। नीचे हॉल में हल्का अंधेरा था और एक कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी, शायद कोई अभी वहां से गया था। तभी ऊपर से पापा जी की आवाज आई, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? उनकी आवाज सुनते ही कृतिका फिर कांपने लगी। मैं पहली बार बिना डरे उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने नीचे आते हुए कहा, इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब बेचैनी दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें एहसास हो चुका हो कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कृतिका का हाथ पकड़कर कमरे में वापस आ गई। उस रात हम दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होने का इंतजार बहुत भारी लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आदित्य के आते ही मैं सब कुछ उन्हें सच सच बता दूंगी, चाहे उसके बाद कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि अब चुप रहना गलत होता। शायद कृतिका को पहली बार किसी अपने की जरूरत थी, जो उसकी बात बिना सवाल किए समझ सके। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे वह रात कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। कृतिका एकदम घबरा गई, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि शायद आदित्य घर लौट आए हैं और अब इस घर का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कृतिका घबरा कर तुरंत उठ बैठी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद आदित्य घर के अंदर आए। उनके कपड़े बारिश की वजह से भीगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें उस हालत में देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? कमरे का माहौल इतना भारी था कि कुछ पल के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन अब सच छुपाना गलत था। मैंने हिम्मत करके आदित्य को पूरी रात की हर बात बता दी। मैं बोलती गई और आदित्य बिना कुछ कहे वह सुनते रहे। उनके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहा था। जब मैंने सारी बातें खत्म की तो कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य ने धीरे से कृतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह नजरें झुकाई बैठी थी। शायद उसे अब भी डर था कि कहीं इस बार भी उसकी बात पर विश्वास न किया जाए। लेकिन अगले ही पल आदित्य उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा?
उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। ये सुनते ही कृतिका ज़ोर-ज़ोर से रो पड़ी। शायद कई सालों बाद उसे लगा था कि कोई उसकी बात समझ रहा है। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, फिर अचानक गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। मैं समझ गई वे सीधे पापा जी के कमरे की तरफ गए हैं। मैं और कृतिका भी उनके पीछे गए। आदित्य ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गए। पापा जी बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़े थे। आदित्य ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने उन्हें हिलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मेरा दिल बैठ गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा कि उन्हें रात में दिल का दौरा पड़ा था और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। आदित्य कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा टूटन दिखाई दे रही थी। जिस इंसान को वह हमेशा आदर्श मानते आए थे, उसके पीछे इतना बड़ा सच छुपा होगा, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कृतिका बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना दुख था न राहत, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह कई सालों से अपने अंदर जो बोझ लेकर जी रही थी वह अचानक बहुत भारी हो गया हो। उस दिन घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। हर कोई पापा जी की अच्छाइयों की बातें कर रहा था। कोई कह रहा था कि वह बहुत जिम्मेदार इंसान थे, कोई कह रहा था कि उन्होंने हमेशा परिवार का ध्यान रखा। मैं बस सब सुन रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि हर मुस्कुराता चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दुनिया समझती है। कई बार लोग अपने असली चेहरे को इतने अच्छे से छुपा लेते हैं कि सच बहुत देर से सामने आता है। शाम को जब घर थोड़ा शांत हुआ तो मैं कृतिका के पास गई। वह खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। मैंने उसके पास बैठकर कहा, अब सब खत्म हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं भाभी, कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। दर्द चला जाता है, लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। आदित्य भी हमारे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कृतिका से कहा, अब यह घर तुम्हारे लिए डर की जगह नहीं होगा। हम नई शुरुआत करेंगे। पहली बार मैंने कृतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। शायद बहुत समय बाद उसे उम्मीद महसूस हुई कि कुछ महीनों बाद कृतिका ने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। धीरे धीरे वह लोगों से बात करने लगी। पहले की तरह अपने कमरे में बंद नहीं रहती थी। आदित्य उसका हर कदम पर साथ देते थे और मैं हमेशा उसके पास रहती थी। कई बार रात को उसे डर लग जाता था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। समय के साथ उसके चेहरे का डर थोड़ा कम होने लगा और उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उस घटना ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी कि कई बार सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को सलाह की नहीं, बल्कि भरोसे की होती है। अगर कोई इंसान चुप है तो ज़रूरी नहीं कि वह कमज़ोर हो सकता है वह लंबे समय से अपने अंदर बहुत कुछ छुपाकर जी रहा हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने बच्चों की बात हमेशा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार उनकी खामोशी में भी मदद मांग रही होती है, और अगर उस समय उन्हें भरोसा न मिले तो उनका डर जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।